दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी पूरा साफ। पाकिस्तान तो बिना निमंत्रण के खुद गए थे भाई। अच्छा सर, कभी डर नहीं लगा? ये अरविंद केजरीवाल जी जेल गए, हाँ सुरेन जी जेल गए, हाँ। आप इतना खुल के बोलते हैं, एक प्रधानमंत्री के तौर पर अगर ये भूल जाएं कि वो किसी और पार्टी से हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या वो कम्युनिकेशन हो पाता है जो एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच मुद्दों को लेकर के और विकास के लिए होना चाहिए, या वहाँ भी उनका स्वभाव इसी तरह का रहता है? नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। पॉलिटिक्स के आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं भूपेश बघेल जी, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, और उसके साथ साथ इस पूरे देश में अगर आदिवासी समुदाय के लिए काम करने को लेकर के किसी को जाना जाता है तो उनका नाम सबसे पहले आता है। सर, मेरा पहला सवाल यही है, क्योंकि आप रायबरेली में मौजूद हैं और रायबरेली पूरे देश की सबसे हॉट सीट बन गई है। बहुत कयास लगाया जा रहा था कि राहुल जी वायनाड से नहीं आएंगे, वहीं लड़ेंगे, और लास्ट टाइम पे ये पत्ता खोला गया। क्या लग रहा है कि रायबरेली और अमेठी दोनों जगह भाजपा परेशान दिख रही है? परेशानी कारण है भी, क्योंकि रायबरेली और अमेठी में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 10 साल की सरकार और दूसरे टर्म के योगी जी की सरकार यहाँ है। उसके बाद भी इस दोनों क्षेत्रों की घोर उपेक्षा हुई है, और जो कुछ भी निर्माण हुआ है, जो कुछ उपलब्धियाँ दिखाई दे रही है, वो यूपीए सरकार की या सोनिया जी या राहुल जी के समय की सारी उपलब्धियाँ हैं। तो उसका परेशान होना स्वाभाविक है कि आप एक केंद्रीय मंत्री भी हैं, आपकी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसके बावजूद भी यहाँ कुछ भी नहीं कर पाए। तो जनता के बीच में किस मुद्दे को लेके जाएंगे? एक बहुत बड़ी योजना चली थी सर, सांसद आदर्श ग्राम योजना। उसके तहत अलग अलग सांसदों ने गांव लिए थे। स्मृति ईरानी जी ने जो गांव लिया था सुजानपुर था। 1.5 महीने पहले लगभग मैंने उस पर एक स्टोरी की थी। एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट उन्होंने बनाया था और 4 साल हो गए उसे, उसमें आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं है। उसकी फर्श मैंने अपने हाथ से उखाड़ी तो उखड़ रही थी। वो स्टोरी ट्विटर पे गई, बहुत वायरल हुई, फिर उसे डिलीट करवा दिया गया। फिर मैंने उसे दोबारा पोस्ट किया। वो पूरा गांव में घूमा। गांव में स्थिति इतनी बदतर है कि पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है। तो मैं सर ये आंकड़ा नहीं समझ पाता हूँ कि ये सच सिर्फ मैंने नहीं देखा, ये वहाँ पर मौजूद है और हर कोई इसे देख सकता है। उसके बाद भी और तमाम तरह के वीडियोज़ आते हैं कि स्मृति ईरानी जी राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रही हैं, पत्रकारों को डरा धमका रही हैं। स्पेसिफिक उस गांव की सच्चाई क्यों नहीं दिखाई जाती है? इसलिए कि पूरा जो मीडिया है उसको हाईजैक कर लिया गया है, और कोई भी मीडिया यदि खिलाफ में जाए तो या तो उसे पहले तो धमकाया जाता है, या जो पत्रकार है उसे हाउस से हटा दिया जाता है, और नहीं तो आपने देखा कि किस प्रकार से मीडिया कर्मियों की हत्या तक हो गई। तो इसके शासनकाल में सभी की स्थिति ये है। ये तो एक जो प्रजातंत्र के चौथा स्तंभ है उसके साथ ही नहीं, बल्कि आप चाहे दूसरे संस्थानों की बात कही जाए जो लोकतंत्र को मजबूती देता है, उन सबको भी कमज़ोर किया गया है। आप मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने कल की घटना देखी जो मेरे साथ हुआ। अगर मैं आपके प्रदेश में कोई रैली कवर कर रहा होता और वहाँ मुझे इस तरह से पीटा जाता पॉलिटिकल रैली में, तो एक मुख्यमंत्री होने के नाते आपका स्टैंड क्या होता सर? मेरा स्टैंड यही होता कि जो जो आपके साथ मारपीट किए हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती। हमारे यहाँ भी पत्रकारों के साथ हुआ, लेकिन उसके खिलाफ में हमने कार्रवाई की। एक और सवाल सर, बड़ा लाजमी सवाल है कि बार बार मतलब कांग्रेस जातिवार जनगणना की बात करती है और कहती है कि जिस जाति का जितना हिस्सा है उसको मिलना चाहिए, और ये बहुत मूल और स्वाभाविक बात है क्योंकि इस देश में सैकड़ों सालों तक एक वर्ग ने वर्चस्व किया है। प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी बोलते हैं, फिर एक दिन स्टेज पर आके कहते हैं कि दुनिया में 2 ही जात होती है, गरीब और अमीर। फिर तीसरे दिन आके कहते हैं कि मैं आपका ओबीसी भाई हूँ, मुझे वोट दीजिए। तो क्या वो बीच बीच में भूल जाते हैं या उनकी प्लानिंग है? क्या माइंडसेट के साथ वो रोज़ एक नई बात को नए फ्रेम से बोल देते हैं? देखिए, उनका कोई स्टैंड है ही नहीं है। जहाँ जो ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से वो अपनी बात कह लेते हैं, ताकि कभी ओबीसी बन के वोट ले लें, कभी और ओबीसी में जाति विशेष बन के वोट ले ले। वो मांगते रहते हैं। और दूसरी बात, जब जाति की जनगणना की बात आती है तो अपना स्टैंड बदल लेते हैं।
और जाति जनगणना का अर्थ केवल ओबीसी के लिए नहीं है, ये सभी वर्गों में आप देखेंगे कि आप सवर्णों में भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो आर्थिक विकास में, सामाजिक विकास में, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। एसटी एससी में भी देखेंगे, ओबीसी में भी देखेंगे, तो सभी जातियों में कुछ जातियां हैं तो वो आगे बढ़ गए हैं, कुछ जातियां हैं जो पिछड़ गई है। तो जब आप जाति जनगणना करेंगे तो उसको आपको पता चलेगा कि आपको एससी में, एसटी में, ओबीसी में, अपर क्लास में कौन सी जातियां हैं जो छूट गया है। इस जो आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं तो हमारा फिर भी हम इस देश में बहुत तरक्की की है, लेकिन फिर भी कुछ जातियां हैं जो पिछड़ गई हैं। तो हम उसके लिए जब तक कि हमको जानकारी नहीं होगी तो हम उसके लिए योजना कैसे बनाएंगे। सही बात है। जैसे मान लो मनरेगा शुरू किया गया, मनरेगा शुरू किया तो ग्रामीण क्षेत्र में निश्चित रूप से जहाँ खेती किसानी काम खत्म हुआ वैसे मनरेगा प्रधान है, सरपंच शुरू करवा देते हैं, तो 100 दिन को रोजगार मिल जाता है मजदूरों को। लेकिन वही बात शहर में भी काफ़ी मजदूर खाली बैठे हैं। तो यदि कोई निर्माण कार्य चल रहा है तो उनको मजदूरी मिल जाता है, और नहीं तो उनके पास रोजी रोटी का सवाल उठ खड़ा होता है। तो यही बात अभी कांग्रेस के घोषणा पत्र में देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि मनरेगा के तर्ज में शहरी क्षेत्रों में भी मजदूरों को कम से कम 400 रुपये की रोजी मिले, ये व्यवस्था करेंगे। तो वो जब अध्ययन किए तभी तो आया बात। तो वैसी जाति जनगणना भी है, उसमें जब अध्ययन करेंगे तो हम, जब तस्वीर सामने होगी तो हम योजना बना पाएंगे। कल अमित शाह की रैली में मैं 3-4 ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने भाजपा की टोपी लगा रखी थी और ऑन कैमरा 1-1.5 मिनट तक उन्होंने बात की। आखिरी के 15 सेकंड में जब मैंने उनसे पूछा कि आप मतदान कहाँ करेंगे, तो उनका वो तो हमें जहाँ करना है हम कर ही देंगे। तो मैंने कहा तो कुछ खुल के बताइए। बोले वो तो अपना पंजा ही है, बताइएगा मत किसी को। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं। क्या ऐसा आपको लगता है कि लोग अब विश्वास कुछ धीरे धीरे खो रहा है भारतीय जनता पार्टी का? क्योंकि प्रधानमंत्री जो खुल के अब इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम समाज से गुजारिश करूंगा कि वो ये समझे कि मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, और वही कहते हैं कि ये ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को आरक्षण छीन करके दे देंगे। ये दोहरा चरित्र कैसे आ जाता है? वो तो जब क्रिश्चियन के बीच में जाते हैं तो बोलते मेरा तो बहुत पुराना संबंध है आपका, फिर मुसलमानों के बीच में जाते हैं तब कहते हैं हमारा तो बहुत बढ़िया आपका मेल जोल है। और तो वो हर जगह बोल लेते हैं, लेकिन मूल रूप से उसके अंदर जो घृणा का जो भाव है, हिंसा का जो भाव है, वो उसके मूल चरित्र में है। तो इसलिए उससे वो अलग हो नहीं सकते, बोले कुछ भी, लेकिन वही है कि वो परपीड़क है, सैडिस्ट, जो दूसरे को तकलीफ में देख के बहुत मज़ा आता है। सर आप तो सीएम रहे हैं, कभी बैठे होंगे, सामने बातचीत होती होगी। ऐसा होता है जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस या अलग इंटरव्यू में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होती है, लेकिन आमने सामने का व्यवहार कैसा है? एक प्रधानमंत्री के तौर पर अगर ये भूल जाएं कि वो किसी और पार्टी से हैं, तो आपको क्या लगता है क्या वो कम्युनिकेशन हो पाता है जो एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच मुद्दों को लेकर के और विकास के लिए होना चाहिए, या वहाँ भी उनका स्वभाव इसी तरह का रहता है? नहीं, विपक्ष के लोगों के साथ तो बहुत मीठा व्यवहार करते हैं। अच्छा। हाँ, बात सामने सामने लगेंगे तो उससे अच्छा हमारा हित ऐसी कोई नहीं है लगेगा। लेकिन दूसरे दिन देखोगे तो तुरंत जो एक्शन है वो बिल्कुल विपरीत रहेगा। अच्छा सर, कभी डर नहीं लगा? ये अरविंद केजरीवाल जी जेल गए, हाँ, सुरेन जी जेल गए, हाँ, आप इतना खुल के बोलते हैं, तो आपको नहीं लगता कि नीतीश जी तो मान गए तो उनका तो चांस नहीं बनेगा, तो आपको नहीं लगता कभी ऐसा हो सकता है कि आप पर भी कोई कार्यवाही की जाए? देखो भाई, ऐसा है, डर किस बात का? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? जेल भिजवा देगा। उसके अलावा और कुछ कर पाएगा क्या? हाँ, इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते। तो फिर किस बात का डर? और हमारे पूर्वज तो जेल जाते ही रहे। आप तो वैसे भी गांधीवादी हैं। मेरे पिताजी कितने बार जेल गए उनको खुद नहीं मालूम था, हम लोग नहीं मालूम कितने बार वो जेल गए। अलग अलग आंदोलन में जेल जाते रहे, और आज़ादी की लड़ाई में हमारे पूरे हिंदुस्तान के पूर्वज लड़ाई लड़े हैं। अच्छा, आपके बारे में मैंने एक बात सुनी कि आप वैचारिक मतभेद का बहुत सम्मान करते हैं। आपके पिताजी का जो राजनीतिक थॉट है वो कभी कभी आपसे विपरीत हो जाता है। कभी कभी था ही भाई,
देखिए पहले वो सर्वोदय में थे, हाँ। सर्वोदय में थे, तो जब आए सर्वोदय से लौट के तो फिर उन्होंने शादी की और उसके बाद खेती किसानी में लगे। तो हमारे घर में सर्वोदय के सारे नेता आते थे, बड़े बड़े नेता हमारे घर में आते। हम तो गांधीवादी जो विचार है हम बचपन से सुनते रहे, है ना। तो वो चीज़ हम सब सीखे, बाद में वो अपना स्टैंड बदल लिए, है ना। तो हम, लेकिन हम लोग तो उसी में रहे जो बचपन में जो सीखे देखे सुने, लेकिन बाद में वो खुद अपना स्टैंड बदले तो हम लोगों को शारीरिक भिन्नता रही। डांट वाट नहीं पड़ती कभी आपकी ऐसे? नहीं, एक चीज उसमें खास है क्योंकि वो सर्वोदय में रहे हैं, हाँ हाँ तो सर्वोदय में तो सबके विचार सुनना हाँ है ना, सबका उदय होना चाहिए, सर्वोदय। हाँ, सर्वोदय का अर्थ और ही है। सर्वोदय की खासियत ये है, गांधीवादी जितने भी बैठकें होती है उसमें सर्वानुमति उस पर जोर देते हैं, और जो असहमत हुए उसका भी सम्मान होता है, उसको भी स्थान मिलता है। आपने सर लंबा दौर देखा है भारत की राजनीति का, कई उतार चढ़ाव आए। एक दौर वो भी था जब देश के पास कुछ दिन का पैसा था, और मनमोहन सिंह की डायनामिक सोच की वजह से आज ये देश इस जगह पे खड़ा है। उसके बाद से आर्थिक तरक्की इस दौर की नहीं हो पाई। क्या आपने कभी सरकारी एजेंसियों का इस तरह से दुरुपयोग देखा है? ये मैं उस दौर में कह रहा हूँ जब कोई भी ईडी सीबीआई किसी भाजपा नेता के घर नहीं जाती है। कोई भी नेता आज कांग्रेस में है, आम आदमी पार्टी में है, कल सो के उठता है उसका आत्म परिवर्तन हो जाता है। कैसे, मतलब एक रात में विचारधारा तो नहीं बदलती, यानी कुछ दबाव होता होगा। चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको लगता है अगर इन सब की साख खत्म हो गई तो इस देश को चलाना उतना आसान रहेगा? देखिए, ये हिंदुस्तान में जो प्रजातंत्र है ना, उसकी जड़ें बहुत गहरी है, और तब भी हजारों साल से वो व्यवस्था चली आ रही है। हमारी जो ग्रामीण व्यवस्था है वो बिल्कुल गणतांत्रिक ही रहा है, तो वो व्यवस्था चली आ रही है, और उसमें कोई छेड़छाड़ करेगा तो जनता उखाड़ फेंक देगी। अभी जिस प्रकार से जो बातें आ रही ना, आखिर जो संविधान है तो हमारे देश के ही सब विभिन्न विचारों को लेकर बना संविधान, अब उसमें बदलने की बात कर रहे हैं तो जनता उठ खड़ी हुई है। संविधान कैसे बदल लेगा? सही बात है। तो अभी जो लड़ाई है वो जनता खुद लड़ रही है, और ऐसे इस प्रकार के जो लोग, जो आम जनता है, वो सीधा बोलते हैं कि अब तीसरे बार मौका नहीं देना है तो तानाशाही हो जाएगा। ये तानाशाही की तरफ जा रहा है, इसको हटाना है। तो एक लाइन की बात है, मतलब वो तो मतलब बहुत सारी चीज़ों को विचार नहीं करते, वो तो सूत्रों में बात सोचते भी हैं और उस हिसाब से फैसला कर भी देते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान की जनता आप देख लीजिए, पूरे दक्षिण से लेकर उत्तर तक के जो बातें आप देखेंगे तो वही बातें हैं, और पूरा हिंदुस्तान एक सूत्र में बनते जा रहा है। दक्षिण के चुनाव हो चुके हैं, दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी पूरा साफ, अब उसके बाद उत्तर भारत देख लीजिए। सर सीटें बढ़ कहाँ रही भाजपा? कहीं बढ़ नहीं रही है, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये 400 पार कैसे, मतलब किस चीज़ के लिए कह रहे हैं? वो तो उस धोखे में थे, सब चीज़ कंट्रोल था, और उसके कारण से वो समझ रहे थे कि सब चीज़ तो हमारे नियंत्रण में, हम 400 सीट पाएंगे। और उसके बाद उसी प्रकार से जैसे रूस में चुनाव हो रहा है कि 90% 99% वोट पुतिन को मिल रहा है, 1% वोट जा रहा है। तो उसी प्रकार से कोई व्यवस्था कर लेंगे। तो इसलिए वो 400 चाह रहे थे, लेकिन जनता इस चीज़ को भांप ली। तो हमारी जो हिंदुस्तान की जो जनता है वो बहुत ही समझदार जनता है। एक प्रमुख सवाल सर पूछूंगा आपसे। प्रधानमंत्री पाकिस्तान को लेकर के बहुत बयान देते हैं। इस बीच पिछले 10 दिन में मैंने देखा जब से राहुल गांधी का थोड़ा अंदाज और उग्र हुआ और उन्होंने एक कहना शुरू किया कि 4 जून से आप ये लिख के ले लीजिए कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे नरेंद्र मोदी, तब से ये कहने का चलन शुरू हुआ कि ये पाकिस्तान परस्त हैं, शहजादे हैं, और पाकिस्तान दुआ मना रहा है कि ये जीतें। मैं ये नहीं समझ पाया कि पाकिस्तान जिसके टुकड़े ही कांग्रेस ने किए, वो ऐसी दुआ क्यों मनाएगा कि कांग्रेस फिर सत्ता में आए? ये कुछ भी बोल सकते हैं। चीन पे नहीं बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश ले लीजिए आप, डोकलाम ले लीजिए, चीन पर नहीं बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान पर ज़रूर बोलते हैं।
वो इसलिए बोलते हैं कि वहाँ ताकि हिंदू मुस्लिम कट सकें, मूल उद्देश्य ये है उनका, तो कैसे करके वो बात आ जाए। लेकिन यहाँ की जनता इस चीज़ को समझ चुकी है, इसलिए उसके सब प्रकार के, वो देखिए वो मुस्लिम लीग के बारे में बोले, मंगलसूत्र के बारे में बोले, मछली मटन के बारे में बोले, फिर वो भैंस तक के पहुँच गया था, वहाँ तक के पहुँच गया। अब पाकिस्तान में पहुँचे, तो पाकिस्तान तो बिना निमंत्रण के खुद गए थे भाई। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति को खुद अपने जब शपथ ग्रहण में अकेले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इनवाइट किया, जो इनवाइट किया, खुद चले गए। और जिन्ना के मज़ार में तो आडवाणी जी गए थे चादर चढ़ाने, और लाहौर बस लेके वाजपेयी जी गए। तो प्रेम तो इनका दिखता है। आरोप आप पर लगता है भाई शास्त्री जी के समय में जो युद्ध हुआ, पाकिस्तान पराजित हुआ। इंदिरा जी के समय तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। हाँ। तो हमारा कैसा प्रेम है, कथने और करने में देखिए ना अंतर। वो बोल कुछ रहे हैं, लेकिन हमारा कृत्य क्या है, हमने तो उसको 2 टुकड़े कर दिए। और ये जाके बिरयानी खा जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर, बस एक आखिरी सवाल लेंगे फिर ख़त्म करेंगे सर। मैंने एक चीज़ महसूस की कल जब मुझे पीटा जा रहा था, कि मुझे मुल्ला कह करके पीट रहे थे वो लोग, और उसके बाद किसी ने जानना नहीं चाहा कि मेरी क्या गलती है, मेरा दोष क्या है, मेरे आई कार्ड पर मेरा नाम क्या लिखा है। भीड़ में जो भी लोग आ रहे थे मुझे पीट रहे थे। आपको लगता है कि पिछले 10 साल में ये आसान हो गया है कि किसी को एक विशेष धार्मिक समुदाय के नाम पर अगर पीटा जाए तो समर्थन मिलता है? ये हिंसा पैदा करने का जिम्मेदार आप किसे देखते हैं? देखिए जो दिमाग में जो हिंसा भरी गई है वो बाहर आपको दिखाई दे रहा है। इसीलिए हिंदुस्तान में हिंसा का हमेशा विरोध किया गया है। हम भाई, हिंसा कौन करता है? जिसके पास बुद्धि ना हो। यदि कोई मवेशी है, उसको आप टच करेंगे तो सीधा मारेगा, क्योंकि बस बुद्धि कम है। बुद्धि बिल्कुल ही नहीं है ये भी नहीं कह सकते, उसके पास भी बुद्धि है लेकिन बहुत कम है। लेकिन जो बुद्धिमान है, जिसके पास बुद्धिमान है तो विवेक भी है, विवेक है तो विचार करता है, विचार करने के बाद विचारवान आदमी कभी हिंसा का सहारा नहीं लेता। बिल्कुल। लेकिन जिसके पास विवेक ना हो, बुद्धि ना हो, तो ये भाजपा आरएसएस के लोगों को विचार करने के लिए आपको नहीं करें, विचार तो देंगे नहीं, केवल हिंसा आपके दिमाग में भर देंगे। आप तुरंत हमला कर दो, मार दो, पीट दो, खत्म कर दो। सर, हमारे दर्शक आपको पॉलिटिक्स पे देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप एक गुजारिश करें कि लोग पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करें ताकि हम इतनी हिम्मत से पत्रकारिता कर पाएँ। बहुत राघव भाई बहुत साहसी पत्रकार हैं, और उन्होंने जो साहस दिखाया, जो सवाल पूछे, आज के दौर में सवाल पूछना अपराध हो गया है। ऐसे समय में राघव भाई ने सवाल पूछे, साहस उन्हें दिखाई, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो और साहस के साथ दूसरे पत्रकार भी इस प्रकार से साहस दिखाएंगे। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।